अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीके लैब स्टडी। कल का जो हमारा टॉपिक था, कल हमने पढ़ा था टाइफाइड के बारे में हमने पढ़ा था कि टाइफाइड क्या होता है, कॉजेज़ क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे पता करते हैं कि टाइफाइड हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टेस्ट कौन कौन से इसमें करवाए जाते हैं, फैक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह होता है और जो है वर्ल्ड वाइड इस कितना है ये। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक डेंगू। अच्छा, डेंगू होता क्या है? डेंगू आजकल आपको पता है बारिशों के बाद से, जब से बारिशें हुई हैं उसके बाद से डेंगू जो है वो दोबारा सर उठा चुका है पाकिस्तान में। और वर्ल्ड वाइड ये कितना है, कब डिस्कवर हुआ, इसके बारे में आज देखेंगे हम। क्यों होता है, क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या होते हैं इसके। तो आज हम डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। डेंगू की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो कहते हैं कि द डेंगू इज़ अ वायरस। डेंगू जो है वो एक वायरस है कॉज बाय द एडिस मॉस्किटो। एक मॉस्किटो होता है जिसको हम कहते हैं एडिस, यानी कि एडिस मॉस्किटो की वजह से जो है ये वायरस कॉज होता है, विच इज़ ऑल्सो कैरीज चिकनगुनिया एंड जीका वायरसेस। यानी कि ये जो एडिस मॉस्किटो है ये जो है अपने अंदर डेंगू का वायरस ले आने की सलाहियत भी रखता है और चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसे वायरसेस को भी ये जो है ट्रांसमिट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी की बात करें, इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1943 इन नागासाकी, जापान। जापान में इसको जो है 1943 में जो है डिस्कवर किया गया बाय दो साइंटिस्ट के ज़रिए, राम रैन केमुरा एंड सुसुमो होटा, रिसर्चिंग ऑन ब्लड सैंपल। जो दो साइंटिस्ट थे जो कि ब्लड के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे थे, सैंपल के ऊपर, ब्लड के बारे में, तो उन्होंने इस वायरस को फर्स्ट पहली मर्तबा डिस्कवर किया कि ये भी जो है वो एक डेंगू एक वायरस होता है। ठीक है। द फर्स्ट केस इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 1994 में सबसे पहला जो है वो पैंडेमिक आउटब्रेक इसका डेंगू का हुआ था। यानी कि मोस्टली केसेस जो है फर्स्ट टाइम 1994 में जो है वो डेंगू के पाकिस्तान में देखे गए थे, जो कि कहते हैं कि एक बल्क तादाद में जो है वो पाकिस्तान में लोगों को डेंगू ने अफेक्ट किया था। ठीक है। द डेंगू बिलोंग्स टू द फैमिली फ्लेविविरिडी जीनस फ्लेविवायरस। यानी कि डेंगू जो है वो फ्लेविविरिडी जीन है और इसकी फैमिली जो है फ्लेविविरिडी से, और जीनस क्या कहलाता है इसका, फ्लेविवायरस। यानी कि ये जो है वो फैमिली ऑफ फ्लेविवायरस की तरफ से आता है, जिसमें कि आपका जीका वायरस और चिकनगुनिया भी शामिल हैं। ऑल्सो नॉन एज ब्रैक बॉर्न फीवर और येलो फीवर। अच्छा, डेंगू को जो है हम ब्रैक बॉर्न फीवर भी कहते हैं और इसके अलावा ये येलो फीवर भी कहलाता है। अच्छा, जैसे ये फ्लेवी है ना, फ्लेवी जो है हमारे पास वर्ड फ्लेवी का असल मायने ही क्या निकलते हैं, येलो। फ्लेवी का मतलब क्या है, येलो। तो येलो का से जो, क्योंकि ये इसी फैमिली का है, फ्लेवी फैमिली का है, फ्लेवी वायरस कहलाता है, तो इसको हम पीला बुखार भी कहते हैं। ब्रैक बॉर्न फीवर। अच्छा, ब्रैक बॉर्न फीवर क्या कहते हैं कि मतलब इतना बुखार के जॉइंट्स में इतना पेन हो कि जिसकी वजह से बुखार जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो इसको हम डेंगू फीवर कहते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। द डेंगू इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे कि हमने जो है वो टाइफाइड में पढ़ा था, टाइफाइड जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा था। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला से ट्रांसमिट हो रहा था हमारे जिस्म में ना। अब वो साल्मोनेला किस तरह से जो हमारे जिस्म में ट्रांसमिट हो रहा था, थ्रू द फूड, थ्रू द वाटर, यानी कि कंटामिनेटेड जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि अगर आप जो है वो देखा जाए साफ़ सफाई का ख्याल ना रखें, और जैसे आपने सुना होगा टाइफाइड के बारे में भी, जैसे टाइफी कोइन थी, तो उसमें होता क्या था
टाइफिकोइन क्यों कहते थे उसको, क्योंकि जब वो जो है वो अपने फीसिस पास करती थी तो उसके नाखूनों में जो है वो हल्का फुल्का जो है वो उसके ज़र्रात रह जाते थे, जिसमें कि साल्मोनेला थ्रू द मतलब उसके बाद जब अगर वो खाना बना रही है या कुछ भी बना रही है तो वो सारा जो ज़र्रात उसमें रह जाते थे हल्के फुल्के, वो जो है ट्रांसमिट हो जाते थे खाने के अंदर, जिसकी वजह से टाइफॉइड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता था लोगों में भी, यानी कि साल्मोनेला दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं होता। डेंगू जो है वो ट्रांसमिट थ्रू द फूड और थ्रू द वाटर नहीं हो सकता। द डेंगू इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को डेंगू वायरस है तो फिर क्या होता है कि उसमें जो है ये एडिस मॉस्किटो जो होता है, ये एडिस मॉस्किटो उस शख्स को काटेगा, उस शख्स के ब्लड में से जो है वो डेंगू वायरस अपने अंदर लेके फिर दूसरे शख्स को काटेगा जो कि नॉन अफेक्टेड है डेंगू का, उसको काटेगा तो उसको भी जो है वो डेंगू हो जाएगा। इस तरह जो है डेंगू वो स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड। और एक और सिचुएशन है जिसमें कि डेंगू ट्रांसफ़र हो सकता है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बेबी के अंदर भी जो है वो डेंगू वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि द मॉस्किटो नेम इज़ एडिस एजिप्टी। अच्छा, इसका पूरा नाम जो होता है एडिस मॉस्किटो का क्या होता है, एडिस एजिप्टी। इसको हम एडिस एजिप्टी भी कहते हैं। इज आइडेंटिफाई विथ द मॉस्किटो इज डार्क कलर एंड हैज़ टाइपिकल वाइट मार्किंग। अच्छा, किस तरह का होता है ये जो मच्छर होता है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर का ये हमें मॉस्किटो देखने को मिलता है। और इसके अलावा हैज़ टाइपिकल वाइट मार्किंग ऑन द लेग्स। इसकी टांगों पर जो है वो वाइट मार्किंग होती है, लाइनें जो है वो वाइट कलर की लाइनें होती हैं। एंड लेयर लाइक मार्किंग ऑन थोरैक्स, और लेयर लाइक मार्किंग जो है इसके थोरैक्स के ऊपर देखने को मिलती है। अच्छा, साइज़ में ये 4 to 7 लॉन्ग होता है। इसके अलावा फीमेल मॉस्किटो जो है वो मेल मॉस्किटो से बड़ा होता है। फीमेल मॉस्किटो आर लॉन्गर देन मेल मॉस्किटो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की है कि जिस तरह जो है हमारे मलेरिया में मलेरिया अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल बस से बताऊंगा कि मलेरिया किस तरह होता है। जैसे मलेरिया फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो से होता है, तो इसी तरह जो है ये डेंगू भी हमारे जिस्म में फीमेल मॉस्किटो से ही होता है, यानी कि फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। अच्छा, इस डेंगू का जो है इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 3 days to 2 weeks, यानी कि 3 दिन से 2 हफ्ते तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि 3 दिन से लेके 14 दिन तक ये किसी भी दिन जो है वो सर उठा सकता है। ये जो है वो आपके जो है वो सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं 3 दिन से लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स, द डेंगू सिम्टम्स कुड बी माइल्ड और सीवियर। अच्छा, सिम्टम्स जो है इसके माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं। अच्छा, माइल्डली जो होते हैं, अगर ये चीज़ें सारी माइल्ड हैं तो कोई मसला नहीं है। डेंगू जो है वो, वैसे डेंगू का असर जो है फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 7 to 8 days जो है रहता है। उसके बाद ये मोस्टली खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है माइल्डली हमें जो डेंगू में चीज़ें देखने को मिलती हैं उसमें फ़ीवर होता है। फ़ीवर तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है वो कोई भी बीमारी हो उसमें फ़ीवर ज़रूर होता है, टेम्परेचर हाई ज़रूर होता है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि टाइफाइड में हो रहा था, टाइफाइड में भी डेंगू, लेकिन इसमें होता ये है कि इसमें बुखार जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है रादर देन टाइफाइड में जो है वो बुखार जो है वो मुस्तकिल हो रहा था। यानी कि अगर एक टाइम बुखार आपको चढ़ गया है तो फिर वो जब तक टाइफाइड का असर नीचे नहीं आता, साल्मोनेला का जो है वो असर नीचे नहीं आता, तो वो बुखार कम नहीं होता। लेकिन इसमें यह है कि फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है, फिर चढ़ता है फिर उतर जाता है। इसके अलावा हेडेक देखने को मिलता है, सर में दर्द। इसके अलावा वॉमिटिंग देखने को मिलती है, इसमें हल्की फुल्की जो है वो वॉमिटिंग भी होती है। रैशेज़ भी होते हैं। रैशेज़ क्या होते हैं, यानी कि हमारे हाथों पे जो है वो निशान वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। बोन में पेन होता है, इसके अलावा मसल पेन होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, आई बॉल पेन। आई बॉल पेन क्या होता है, यानी कि आँख का जो हमारा पूरा हिस्सा होता है, जिससे कि ये हमारी आइज़ है, ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी आइज़ हो गई, ठीक है। आइज़ का जो ये पूरा हिस्सा है, आइज़ का ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आँखों का सबसे मेन सिम्टम यही है इसका कि आई बॉल के गिर्द जो है हमारे जो हिस्सा है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सीवियर सिम्टम्स की बात करें, सीवियर कब होता है? पहली बात तो ये कि सीवियर होता क्यों है। जैसे ये तो एक हफ्ता में भी 8 दिन जो है वो ये चलता है, ठीक है, उसके बाद फिर खुद सही होना शुरू हो जाता है। सीवियर असल में होता क्यों है? अच्छा, सीवियर आपको पहली बार में सीवियर होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, पहली मरतबा में सीवियर नहीं होता। अगर डेंगू जो है आपको एक बार काट ले। अच्छा, डेंगू होता कितने किस्म का है? डेंगू जो है वो डेंगू की टाइप जो होती हैं, तो वो डेंगू की 4 टाइप होती हैं, जिसमें के DN1, DN2 एज इट इज़, DN3 एज इट इज़, DN4। अच्छा, डेंगू की 4 टाइप होती हैं। जब एक टाइप के मच्छर ने आपको काटा है, डेंगू के एक किस्म के वायरस आपके जिस्म में दाखिल हुआ है, तो उसमें जो है वो 1 से 8 दिन के दरमियान आप जो है वो डेंगू के बाद सही होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर सेकंड टाइप का अगर आपको दोबारा से जो है वो इफ़ेक्ट कर देता है, तो मे बी कि ये जो है वो सीवियर की तरफ चला जाए, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके सीवियर होने के। अच्छा, सीवियर में जो है हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, ये हम देखेंगे। सीवियर में जो है एब्डोमिनल पेन नज़र आता है हमारे को। एब्डोमिनल पेन यानी कि बहुत शदीद किस्म का जो है वो पेट में दर्द होता है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, यानी कि ऐसी वॉमिटिंग जो कि रुके ही ना, यानी कि 24 घंटे में कम से कम भी आपको 3 से 4 मरतबा जो है वो वॉमिटिंग होगी, पक्का है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग का मतलब है कि यानी कि बार बार वॉमिटिंग होना, ठीक है। म्यूकोजल ब्लीडिंग होना, गम्स ब्लीडिंग होना, ब्लड इन फेसिस। अच्छा, यानी कि ब्लीडिंग होना, गम्स के थ्रू जो है हमारे ब्लड आना शुरू हो जाता है। फेसिस में जो है वो स्टूल में ब्लड पास होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, मतलब ब्लड जो निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है, इसके हम आगे जाके बात करते हैं। इसके अलावा लिकोपीनिया, लिकोपीनिया जैसे हमने जो है अपने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा है, सीबीसी में भी पढ़ा है लिकोपीनिया होता क्या है, और भी बाकी वीडियोस में हमने लिकोपीनिया का जिक्र किया। लिकोपीनिया किसको कहते हैं हम? WBC को। लिकोसाइट्स किसको कहते हैं? WBC को। लिको WBC, और पीनिया यानी कि रिडक्शन, रिड्यूस होना, यानी कि WBC बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। WBC हमारे जिस्म में कितने होते हैं? 4.0 टू 11.0 इसकी वैल्यू होती है। अब इससे जो है हमारे रिड्यूस हो जाएंगे 4.0, 4000 से जब नीचे आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिकोपीनिया। WBC के कम होने को लिकोपीनिया कहते हैं। लिकोपीनिया हो जाता है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया किसको कहते हैं हम? थ्रोम्बो कहते हैं हम प्लेटिलेट्स को, प्लेटिलेट्स को कहते हैं। और साइटोपीनिया, पीनिया का मतलब प्लेटिलेट्स की डेफिशिएंसी, यानी कि प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। प्लेटिलेट्स कम होना एक जो है वो सबसे, कहा जाए कि अगर CP हम जब कराते हैं उसमें थ्रोम्बोसाइटोपीनिया अगर आ जाता है और इसके साथ साथ लिकोपीनिया भी है, तो 90% चांसेस ये हैं कि पेशेंट को डेंगू है। उसके अलावा फिर जो है वो डेंगू का जो है वो टेस्ट भी करवाए जाते हैं। डेंगू जैसे डेंगू में टेस्ट कौन कौन से होते हैं? NS1 सबसे पहले करवाया जाता है। NS1 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि डेंगू अभी हुआ है, ठीक है। इसके प्लेटिलेट्स, अच्छा थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स कम क्यों होते हैं? पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि प्लेटिलेट्स ही कम क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेंगू का जो वायरस है वो हमारी बोन में, जैसे हमारी ये बोन है, ठीक है, ये हो गई हमारी बोन, ठीक है। हमारी बोन में जो ये RBC की प्रोडक्शन करवा रहे हैं स्टेम सेल्स, RBC, WBC और प्लेटिलेट्स की, जैसे प्लेटिलेट्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं स्ट्रोमा सेल,
स्ट्रोमा में जो हमारी प्लेटलेट की प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, तो ये जाके इनके अंदर घुस जाता है। ये वायरस किस में, इन स्ट्रोमा में दाखिल हो जाता है और इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जब यहाँ पे हमारे बोन मैरो के अंदर ही प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकते, क्योंकि बन ही नहीं पा रहे। तो इस वजह से प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। अच्छा, माइल्ड कंडीशन में भी हमें जो है वो प्लेटलेट्स रिड्यूस देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसमें रिड्यूस कहाँ तक हो सकते हैं? डेंगू में हमें ज़्यादातर प्लेटलेट जो है वो लेस देन 20,000 देखने को मिलते हैं। प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है हमारे जिस्म में? प्लेटलेट्स हमारे जिस्म में 1.5 लाख टू 4 लाख होते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन डेंगू की कंडीशन में ये जो है रिड्यूस हो जाते हैं 20,000 से भी नीचे। अच्छा, सीवियर कंडीशन में जो है ये 6,000, 8,000 और 10,000 भी हो सकते हैं, जो कि सीवियर कंडीशन कहलाती है। और 20,000 जो है वो हमारी माइल्ड कंडीशन कहलाती है, लेकिन इसमें भी जो है वो रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। मेगा प्लेटलेट्स लगाते हैं इसमें, ताकि जो है बंदा जो है वो भी पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में मसला आ जाता है। यानी कि जब आप ये देखें कि जब प्लेटलेट्स को जो है ये तबाह कर रहा है, तो बाकी सेल्स भी जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हाइपोक्सिया भी हो सकता है, क्योंकि आरबीसी भी जो है वो सही से अपना वर्क नहीं कर पा रहे, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया होगा तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी। लीवर इनलार्जमेंट, लीवर जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी लीवर के अंदर। इसके अलावा शॉक होगा। शॉक क्यों होगा? क्योंकि जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, तो जब ब्लड हमारा जो है ये ब्लड हमारा क्लॉट ही नहीं हो रहा, क्लॉटिंग फैक्टर ही ख़राब हो गया, तो इस वजह से जो है वो ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आरबीसी क्या होंगे हमारे, रिड्यूस हो जाएंगे। आरबीसी रिड्यूस हो जाएंगे। आरबीसी रिड्यूस होंगे, जब हमारे जिस्म में आरबीसी ही रिड्यूस हो गए तो ऑक्सीजन लेकर जाए कौन और आए कौन? ठीक है, आरबीसी ना तो लेके जाने वाला है, क्योंकि आरबीसी खुद रिड्यूस हैं, तो वो सही तरह से ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं कर सकते, तो शॉक हो सकता है, जिसको हम अभी कह रहे थे हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया हो सकता है, जो कि कॉज हो सकता है डेथ का। सीवियर कंडीशन में जो है ये डेथ भी कॉज कर सकता है डेंगू, लेकिन वो भी कब? कि जब डेंगू 1 ने काटा है और उसके बाद आपको सही होने के बाद जो है वो डेंगू 2 भी काट ले, तो वो कंडीशन कहाँ, सीवियर की तरफ जा सकती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ख्याल करना चाहिए कि डेंगू से बचने के मतलब मामला क्या हैं, डेंगू से किस तरह से जो है हमें बचा जा सकता है। अगर डेंगू से बचने के लिए हमें देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोने वाली जगह जो आपकी है उस पर हम जो है, क्योंकि ज़्यादातर अटैक जो है ये मच्छर रात में ही करते हैं, तो हमें चाहिए कि डेंगू का जो है वो एक, जब सोएं तो एक नेट लगा लें, नेट के अंदर सोएं। इसके अलावा स्प्रे वगैरह करके रखें, स्प्रे करें ताकि डेंगू हमलावर ना हो सके। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, डेंगू को जो है वो सबसे ज़्यादा रिकवर करना, डेंगू में सबसे ज़्यादा रिकवर हमें जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स करने पड़ते हैं। तो प्लेटलेट्स के लिए हमारा सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो पपाया, ठीक है, पपाया सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो रिकवर करके दे सकता है। इसके अलावा हमारा एप्पल भी जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स को रिकवर होने में, बनने में मदद देता है। ठीक है, तो ये तो ऑल अबाउट डेंगू। इसके अलावा भी अगर आपको डेंगू के बारे में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं यहीं पर। कल जो जैसे मैंने आपको कहा कि मलेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इस लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पढ़ेंगे कि मलेरिया होता क्या है,
इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अला निगहबान।